अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। हर रोज़ प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं जनाब कि कोविड से महफूज रहने के लिए एहतियात करें, मास्क पहनें, समाजी फासले का ख्याल रखें। लेकिन आज हम प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी बात से करेंगे कि आपको खुशी होगी। पैसे की बात करते हैं हम, पैसे की, रुपए की बात करेंगे जिसके कदर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। रुपया तगड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी जो है इस साल दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तगड़ी होने वाली करेंसी बन चुकी है। अब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत वापस 2019 जितनी हो गई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी मईशत भी तेज़ी से तरक्की के ज़ीने चढ़ती हुई नजर आ रही है। बरामदात 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। और अगर हम मार्च की बात कर लें तो मार्च में बरामदात का हजम 2 अरब 34 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। एग्जैक्टली जी। और अगर सिर्फ रुपए की बात कर लें कि कितना उसने बेहतर परफॉर्म किया, तो 4.09% उसने बेहतर परफॉर्म किया है। और उसके बाद कैनेडियन करेंसी वो बेहतर परफॉर्म करें, देन पाउंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक मामला ये भी रिपोर्ट हुआ जिस पर कल हमने भी डिस्कशन की, दो तरफा ताल्लुकात यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक ECC इजलास के बाद इजाज़त दी गई थी दरामद करने की चीनी, कॉटन और धागा, उसके बाद ये सवाल उठ गया और सवाल उठाया भी इमरान खान साहब ने, इजाज़त किसने दी, ये क्यों हुआ, ये फैसला क्यों लिया गया। तो इससे फिर थोड़ी सी परेशानी होगी कि ये वाकई ऐसा हो सकता है कि तो क्या मिला ना, जवाब तो जो मिला, लेकिन इमरान खान साहब ये सवाल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म सवाल कर रहे हैं कि ये फैसला कैसे हो गया। तो इस पर सवाल उठ गए कि एक इतना बड़ा फैसला कि इमरान खान साहब की हिदायत के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर हो सकता है। सवाल उन्होंने कर दिया कि भारत से चीनी और कपास की दरामद का फैसला किसने किया। हमाद अजहर साहब ने कहा, PM साहब आपने ही तो कहा था कि पड़ोसी मुल्क से अजनास खरीदी जाएं। साथिया रकीन ने भी हमाद अजहर से एक के बाद एक सवाल के, लेकिन नायब वज़ीर ख़जाना ऐसे बरजस्ता जवाब दिए कि सब हुए लाजवाब, क्योंकि एक ही जवाब था काफ़ी कि आपने कहा था इसलिए ये फैसला हुआ। लेकिन इस पर जो ज़ाहिर सवाल पहले उठ रहे थे कि चूँकि ये हम कहते आए हैं फ्रॉम द डे वन कि जब तक अगस्त 2019 से पहले की जो कंडीशंस हैं कश्मीर की वो बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम रवाबित नहीं बहाल करेंगे। लेकिन अब जब हो रहे थे तो फिर सवाल उठ रहे थे। और उसके साथ साथ चलें, ये तो सवाल इधर उठा ना, लेकिन इसके बाद जो अवाम का सोशल मीडिया पर हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया, जैसे आपने भी जिक्र किया कि 5 अगस्त 2019 के पहले वाले अगर हालात बहाल होते हैं तभी हम अपनी जो तिजारती मामला था उसको बहाल करेंगे भारत के साथ। और उस पर जब वज़ीर आज़म इस तरह से लाइलमी का इजहार करें तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ तो लगती है कि क्या वाकई पूछा नहीं गया था। और अगर वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था तो फिर हमाद अजहर साहब से ये सवाल क्यों हुआ। तो और यही हमने देखा कि कल रात बहुत सारे टॉक शोज़ में यही बात होती रही कि क्या आते साथ ही हमाद अजहर ने कोई छक्का मार दिया, जो कि वज़ीर आज़म को पसंद नहीं है कि बाउंड्री से बाहर चला गए। मैं मान नहीं सकता कि ऐसे हुआ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ और है। हाँ, या उसका जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर है उसकी वजह से हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई, के बाद ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े मुल्कों में ऐसी छोटी छोटी वैसे भी रुपया तगड़ा हो रहा है, शायद हम उसमें उधर हमारा दिमाग हो। ठीक है जनाब, एक और बड़ी अच्छी खबर है कि जनाब अब आप अपने खर्च पर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। निजी कंपनीज को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की फ़रोख्त की इजाज़त अब मिल गई है। शहरियों को 12,226 रुपये की वैक्सीन मिलेगी, लेकिन महंगी है। अब ज़ाहिर है वो कीमत का तयन करने का कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अब कीमत का तयन किया जाए, विद इन अ वीक किया जाए। ये अच्छी बात है महक कि कल ही हमने फैसल सुल्तान साहब से कहा कि वाई देयर इज़ अ डिले, उन्होंने कहा बिल्कुल डिले हुआ लेकिन अब नहीं होगा। तो फ़ौरन से विद इन 24 आवर्स एटलीस्ट अब ये हुआ कि उसका तयन हो गया। लेकिन आप ये देखें कि जब 8,000 की बात की जाती तब भी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जो कीमतें हैं वो इससे भी कम करे, लेकिन अब 12,000 रुपये मुकर्रर कर दी। अच्छा, वो स्पुतनिक 5 की ही थी, वो उसकी ही थी। ओके क्योंकि इसके अलावा कैंसिनो बायो की भी ज़ाहिर प्राइस जो है डिटर्मिन हुई है। बट अब एटलीस्ट जो लगवाना चाह रहे हैं, जो इंतज़ार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट कब अलाउ करेगी जो 18+ को, तो इसलिए अब ये जो प्राइवेट कंपनी है इसकी तरफ से आप लगवा सकेंगे। चले खेल के मैदान से भी खबर है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। टीम क्या होनी चाहिए,
टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जाए या कि बॉलिंग? लेजेंड क्रिकेटर और एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास का तजुर्बा क्या कहता है? आज होंगे हमारे मेहमान, उनसे करेंगे हम इससे मुताल्लिक बात। लेकिन एक और मोहब्बत की कहानी भी है हमारे पास। हाँ, 21वीं सदी में मोहब्बत की लाजवाल कहानियाँ हमारे सामने आ रही है। हमने एक गुज़श्ता दिनों में भी आपको एक कहानी दिखाई थी। अब कहानी ये है कि ट्रेन हादसे में 2 टांग और बाजुओं से महरूम और इस महरूम शख्स से वफ़ा की अनोखी दास्तान कुछ देर बाद आपको हम सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरह से एक शख्स से की मोहब्बत में अगर आप गिरफ्तार होते हैं फिर आप कहते हैं कि बस जो होगा देखा जाएगा। चले जी, क्विकली बढ़ते हैं आगे और आज का पहला सेगमेंट है हम अनदेखा पाकिस्तान। तो जनाब, अनदेखा पाकिस्तान में आज हम आपको दिखाएंगे बाउली या बावली, दोनों कर लेते हैं। अच्छा, आप जो समझ रहे हैं ये वो वाला नहीं है, वो वाली बावली नहीं है। हम घर में बच्ची को कहते हैं कि अरे बावली हो गई क्या? आप घर की बात कर रही हैं, हम तो यहाँ कह देते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी होता है, मुझे वैसे कभी किसी ने नहीं कहा। यहाँ बनी का घर में तो चले कह देते हैं। अच्छा जी, ये कहते हैं सीढ़ियों वाले कुएं को। जेहलम में किस मकाम पर ये कुआं है? आबिद अली हमें दिखाएंगे। आपने कुएं तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा कुआं दिखाएंगे जिसमें से 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सलातीन के पूरे पूरे लश्कर पानी पिया करते थे। पहाड़ों का सीना चीरकर बनाया जाने वाला कला रोहतास, जिसकी मजबूत फसीलों के अंदर अलिफ की मानिंद बड़ा कुआं, जिसे सीढ़ियों ने बाउली बना दिया। ये कुआं कले में मौजूद हजारों फौजियों की आबी जरूरत पूरी करता था। रोहतास में 3 बावलियां हैं। एक जो सबसे पहले बनाई गई थी, जब उसकी तमीर शुरू की गई, वहाँ मजदूरों के लिए और कारीगरों के लिए उनकी पानी की या लंगर के पानी के लिए उसकी, तो उसको लंगरखानी बावली कहते हैं। ये बावली जो थी ये सिर्फ फौज के लिए, जो वहाँ सिपाही मुतय्यन थे, क्योंकि उनकी बड़ी कसीर तादाद थी और खुसूसी तौर पर शेरशाह सूरी ने गखड़ों की सरकोबी के लिए उनको यहाँ ठहराया था। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि एक तो ये टोटल जो है पत्थर को तराश कर बनाई गई है। ये ऊपर से नीचे तक इसके अंदर पत्थर है। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो 140 सीढ़ियाँ हैं और हर 15 सीढ़ियों के बाद इसके जो एक प्लेटफार्म सा बनाया गया है जो तकरीबन 20 फुट चौड़ा है, जहाँ पानी में नीचे जाने वाले लोग वापसी में जहाँ थोड़ा सा सस्ता लें या थोड़ा सा आराम कर लें। सदियां गुजर गईं, लेकिन मौसम के वार इसकी मजबूत दीवारों को शिकस्त ना दे सके। इसके फने तामीर में मुख्तलिफ सकाफतों का अक्स नुमाया है। या किले तामीर हुए हैं या बौलियाँ हैं, तो ये जो है सेंट्रलिशियन स्टाइल जो है ना वो चला आ रहा है। और स्टिल्स जो है ना हम देखते हैं कि सेंट्रलिशियन जो इम्पैक्ट है वो हम अपने आर्ट में, आर्किटेक्चर में, अपने कल्चर में जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इनके चूँकि ये पत्थर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं और वेट में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये शो करते हैं कि ये जो है इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में ये लोग काफ़ी महारत हासिल करते थे। ज़ेरे ज़मीन आबी निज़ाम के तहत पानी इस बाउली में पहुंचाया जाता था। सियाहों की गैर संजीदगी ने बड़ा रंग दिखाया, लेकिन इसका पानी तो आज भी साफ और शफाफ है। स्टीम का पानी जो है वो इसमें प्रोवाइड किया गया था और ये स्टीम जो है जो पानी के रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करती थी। ये बाउली जरनैली रोड पर फैली बेशुमार बाउलियों की सरदार है, जो शेरशाह सूरी की दूर अंदेशी और अस्करी हिकमते अमली की एक जिंदा मिसाल है। आगे बढ़ते हैं और सेलिब्रेशन की बात करते हैं। सेलिब्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि रुपया तगड़ा हो रहा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी होती जा रही है। जी हाँ, जो डाटा है उसके मुताबिक 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च डॉलर के मुकाबले में रुपया 4% तगड़ा हुआ है और अब डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया, यानी 2019 में जो डॉलर की कीमत थी वो वापस अब वहीं पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह
IMF से $50 करोड़ की किस्त मिलना और इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में यूरो बॉन्ड्स की कामयाब फरोख्त है। हमारे साथ इस वक्त मौशी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब, आपकी ट्वीट भी मैं देख रहा था, आपने भी ज़रा इससे मुतालिक शेयर किया। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पर सबसे पहले रोशनी डालिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड्स का फरोख्त हो जाना ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है मेजर, या कि इनफ्लो ज़्यादा रहा डॉलर्स का उसकी वजह से वो, और ड्यू टू कोविड ज़ाहिर है उस तरह से हमने चीज़ें ख़रीदी नहीं है, इम्पोर्ट पर उस तरह से पैसा लगा नहीं है, ये रहा है? देखें, बॉन्ड तो बिल्कुल लास्ट डे आया है, 30th को आया, और उसके पैसे भी नहीं आए अभी, उसके पैसे आने 8 अप्रैल को। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनफ्लोज भी जो है वो ऐसे कोई खास नहीं थे। अच्छा। आउटफ्लोज में जो है ना काफी ज्यादा कैप लगा था। और आउटफ्लो में सबसे बड़ा कैप जो है ये जो पाकिस्तान से जो रिलीजियस ट्रैवल होता है सऊदी अरब और उम्रे हज का, ठीक है, सिर्फ उम्रे में साल में 18 लोग जाते हैं, 18 लाख लोग। तो 18 लाख लोग अगर $1000 भी एक उम्रे में बंदा खर्च करता है तो तकरीबन लगभग $1.8 अरब होते हैं तो साल के, और हज के इसके अलावा पेमेंट है। इसके अलावा आपको पता है दुबई कराची, सिर्फ दुबई कराची की जो है 18 फ्लाइटें दिन की थी, लाहौर से अलग थी। तो दुबई तो लोग ऐसे जाते आते थे कि जैसे कोई मसला ही नहीं है, और वहां से लंदन वगैरह, US वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो है पाकिस्तानियों का बचा। दूसरा, जब नॉर्मल हालात होते थे तो बाहर से लोग आते थे पाकिस्तान, और जो बाहर काम करते थे तो वो अपने जो फैमिली के लिए पेमेंट्स है वो साथ ही ले आते थे जेब में डाल के। अब वो हम देख रहे हैं कोविड की वजह से वो भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो दे हैव टू सेंड मनी ऑफिशियल चैनल। थर्डली जो मैं ऐसे ही 2-3 दिन से इस पे गौर कर रहा था, तो मैं एक और नतीजे पे पहुंचा हूँ। पाकिस्तान से बहुत सारा बच्चा मुल्क से बाहर भी पढ़ रहा था, US और अमेरिका में, और जब से ये कोरोना का मसला हुआ है तो बच्चे पाकिस्तान में वापस आ गए। किसी ने डेफर करा दिए, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई छोड़ के आ गया परमानेंट, क्योंकि कोरोना में बहुत डर गए थे पेरेंट्स। तो ये भी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर और पाउंड्स के हिसाब से जो है यहाँ से पेमेंट जा रही थी, वो भी अब जाना थोड़ा सा, उसमें भी स्लो डाउन आया हुआ है। तो ये सारी सोर्सेज जो है, जो आउटफ्लो जो मैंने आपको बात की कि वो इंडिकेट करती है कि आउटफ्लो बहुत ज्यादा स्लो हो गया और इनफ्लो थोड़ा सा बेहतर हो गया। लोगों ने ऑफिशियल चैनल से पैसा भेजना शुरू कर दिया, स्टेट बैंक एफिशिएंट था, कुछ एक्सचेंज कंपनीज को अच्छी स्कीम्स दी गई, तो ये तमाम वजूहत बनी इसमें। सही है, ठीक है। और अगर हम मुज़म्मिल साहब ये कहें कि IMF की किस्त की अगर हम बात कर लें कि वो आना भी क्या इस पे असरअंदाज हुआ है? देखें, IMF की किस्त का असर ये ज़रूर हुआ है कि हमें सबको पता था कि पिछले 1 महीने से कि IMF का बोर्ड 24 मार्च को मिलेगा और फिर वो अप्रूवल देगा, और अप्रूवल के बाद $500 मिलियन। एक्चुअली IMF के वापस बहाल होने से एक उम्मीद ये आ जाती है कि मुल्क में जो है वापसी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या आप फॉरेन कैपिटल मुल्क में ला सकते हैं। आप देखें 24 तारीख को IMF का प्रोग्राम डन हुआ है, और जो है 6 दिन बाद हमने बॉन्ड कर लिया $2.5 अरब का। तो ये एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी एक वजह बनी। पिछले 10 दिनों में खास तौर पे हम देख रहे थे रोजाना 8 आने 1 रुपये, 8 आने 1 रुपये के। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं समझना ये भी चाह रहा था कि ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, क्या ये टेम्प्रेरी है या आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये आगे चलेगी? और अगर मैं स्पेशली बात करूं जून जुलाई तक की, तो उस तक क्या देख रहे हैं और उसके बाद क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड की अगेंस्ट डॉलर जो है बेस्ट करेंसी थी, जैसे आपने बता दिया, मेरी ट्वीट में भी थी। अब सर्टेनली ये तो नहीं होगा कि अब हम हर वक्त एज अ बेस्ट करेंसी रहे, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है जैसे उस दिन डॉलर 150 तक चला गया था, तो स्टेट बैंक ने आके इंटरवेंशन की थी और डॉलर खरीदा। माजी में ऐसा होता था कि रुपए की कदर को महफूज रखने के लिए स्टेट बैंक डॉलर बेचता था और अपने रिजर्व जाया करता था। इस दफा खरीदना पड़ गया ताकि मजीद ना गिरे, और वो इसलिए भी हमारे मफाद में नहीं है। अगर ज्यादा गिरा तो इम्पोर्ट्स दरामदात वापस से शुरू हो जाएंगी और बरामदात पे बुरी तरीके से असर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक भी नहीं चाहेगा कि अब ये
ज्यादा गिरे। और लेकिन अभी जो फिलहाल हालात दुनिया के कोविड और ये तमाम हालात है, उसके पेश नज़र मुझे लगता है कि हमारा डॉलर 153 और 55 के बीच में रहने की उम्मीद है अगले 3 से 6 महीने। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये भी बताएं कि वो लोग जिनके पास डॉलर मौजूद हैं या जो ख़रीदने का या बेचने का सोच रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? रुक जाएं, बेच दें, अपने पास ज़ख़ीरा कर लें या ख़रीद लें? देखिए, ज़ख़ीरा करके क्या फ़ायदा होगा? डॉलर जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान में अब एक चीज़ ये हो गई कि लोगों का यकीन था, ईमान था, और हम भी बड़े जब हुए ये चीज़ देखते हुए कि हमेशा रुपया डॉलर के खिलाफ कमज़ोर होता था, तो लोग कहते थे कि इसको अगर हम रख लेंगे कहीं पे भी तो ये इसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती है, घटती नहीं है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 15 रुपये एक साथ नीचे आया है और अब आज़ाद तजारत हो रही है, तो लोगों को दिलों में डर भी आ गया। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डॉलर एक असासा नहीं, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेन देन के लिए काम आता है, इससे चीजें खरीदी जाती है, बेची जाती है, बजाय ये कि इसको आप एसेट बना के रखें। ठीक है, नहीं इससे कमाने का नहीं सोचेंगे एट दिस पॉइंट। हाँ, तो ये जो है अब जो है काफी लोग, अब जैसे कल भी मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ते थे, मैंने बुला लिए, अब मैंने तो बहुत महंगे डॉलर लिए, मैं क्या करूं? तो अब वो जैसे जैसे जिसका जो रेट आता रहेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको अब मजीद और खरीद के जमा करेगा, वो जान छुड़ाएगा। वो जान छुड़ाएगा। थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल असलम साहब साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, इसके दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म है, वो कहते हैं खेलेंगे और वो भी बेखौफ होकर खेलेंगे, बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतारेंगे। आज हमारे साथ लेजेंड क्रिकेटर एंड एशियन ब्रेडमैन भी इन्हें कहते हैं, ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़हीर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बताएं कि आज पहला वनडे सेंचुरियन में खेला जाएगा, सेंचुरियन की कंडीशंस को सामने रखकर आपकी नज़र में आपकी राय में टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की टीम यंग टीम है और साउथ अफ्रीका की भी जो टीम है वो भी काफी यंग टीम है। ये जरूर है कि सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड जो है वो विंडी है, खुला ग्राउंड है, विंड चलेगी, तेज चलेगी, लेकिन विकेट भी जो है वो वहां की, क्योंकि एक दिन का मैच होगा तो वो लाजमी बात है, कोशिश यही करेंगे कि तेज विकेट बने, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है फास्ट विकेट्स पे मुश्किल से खेल पाते हैं, बाउंसी विकेट पे मुश्किल से खेल पाते हैं, क्योंकि उनका खुद का ग्राउंड है, लिहाजा वो यही चाहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे पाकिस्तान में विकेटें बनती हैं वो उस लिहाज से बनती है जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग साइड ज्यादा स्ट्रांग हो, उस लिहाज से बनती है। अब मैंने ये देखा है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी दोनों है, नो, ये नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि ये कंपटीशन पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टूर पे अच्छा खेलेगा। जीत हार चलती है, अब ये देखना अच्छा है कि कौन उन विकेट पे बहुत अच्छा है, जो भी उस विकेट पे अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमें उस टीम से बहुत सी उम्मीदें हैं। अच्छा ज़हीर साहब, ये भी कहिएगा, पाकिस्तानी टीम मुसलसल T20 क्रिकेट खेलती आ रही है। वर्ल्ड कप 2019 के बाद हमने सिर्फ 5 वनडे मैचेस खेले हैं। खिलाड़ियों के लिए T20 से फिफ्थ फॉर्मेट में एडजस्ट करना आपकी नज़र में कितना मुश्किल होगा? देखिए, 50 ओवर्स जो होते हैं, इवन इन टेस्ट मैच में भी जो है वो 50 ओवर्स में पूरी टीमें आउट हो जाती हैं टेस्ट क्रिकेट में। लिहाजा ये जो गेम है ये सोचे समझे मंसूबे पे खेलना पड़ेगा। मेन बैट्समैन को बैटिंग आखिर तक करनी पड़ेगी, विकेट पे रहना पड़ेगा। टेल एंडर्स आते हैं तो टेल एंडर्स का इतना ज्यादा उन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपका कोई एक बैट्समैन जम जाता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो उसको चाहिए कि आखिर तक बैटिंग करे,
यानी 50 ओवर्स तक जाए, 45 ओवर्स तक जाए। अगर जितना आपका बैट्समैन जो है वो लंबा खेलेगा, लंबे ओवर्स खेलेगा और आखिर तक टिका रहेगा, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही जो है हमारे जो कोच वहां मौजूद हैं वो यही समझा रहे होंगे अपने बैट्समैनों को कि अगर आपकी बैटिंग आती है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, और मेन बैट्समैन जो है वो आखिर तक खेले। जहां तक रह गया पाकिस्तान की बॉलिंग का, तो वो यही है कि साउथ अफ्रीका की आपको पता है कि फील्डिंग बहुत अच्छी है और उनके प्लेयर्स जो है काफी मशहूर है फील्डिंग में। लिहाजा जितना भी बॉलर्स आपके जब गेन करेंगे पाकिस्तानी, तो अकॉर्डिंग टू द विकेट गेन करें। अगर अकॉर्डिंग टू द विकेट गेन करते हैं तो लाजमी बात है कि फिर दूसरी टीम को स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा। और अगर ऑफ ट्रैक चले जाते हैं हमारे बॉलर, तो लाजमी बात है कि जैसे आपको पता है कि आजकल के ज़माने में जब से 2020 हुई है, नए किस्म के स्ट्रोक्स आ गए हैं और स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंद करे, बिल्कुल विकेट में गेंद करे, शॉर्ट पिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द विकेट, अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंद करे, और यही एक तरीका है टेस्ट ओडीआई मैचेस जीतने का। अकॉर्डिंग टू द विकेट अगर आप खिलाते हैं तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर सकती है। ज़बरदस्त सजेशंस हैं सर। अब मुझे बताएं सर कि पीएसएल में हमने देखा कि सरफराज अहमद अच्छी फॉर्म में नज़र आए, तो क्या टीम मैनेजमेंट माजी की तरह फाइनल 11 में रिजवान और सरफराज दोनों को शामिल कर सकती है, क्योंकि रिजवान बतौर बैट्समैन पहले भी खेलते रहे हैं? देखिए, अब आप दो विकेट कीपर तो बड़ी मुश्किल से खिला पाते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पीएसएल थी, उसमें स्कोर करना और है, इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर करना और डिफरेंट है। अगर इंटरनेशनल में सरफराज स्कोर करते हैं, अगर उनको चांस मिल जाता है, तो लाजमी बात है उनका एक मतलब उनकी जगह बनती है। लेकिन अगर इस वक्त रिजवान की बात की जाए, तो रिजवान जो है इस वक्त सॉलिड प्लेयर हो चुके हैं, टीम के लिए एक मजबूत रुकन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने यही नहीं कि पीएसएल में स्कोर किया बल्कि इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ भी स्कोर किया। तो जो प्लेयर इंटरनेशनल 11 के खिलाफ स्कोर करता है तो उसका चांस जो है वो ज्यादा हो जाता है। अभी एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, हमको यही है कि हम 2 विकेट कीपर्स की जगह सिर्फ 1 विकेट कीपर खिलाएं, जो कि टीम के लिए बेहतरी होगी। अच्छा ज़हीर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर अक्सर मुश्किलात का शिकार नजर आता है और बड़ी तनकीद भी होती है। फिर पहली 3 विकेटें गिर जाती हैं और फिर टीम प्रेशर में आ जाती है। जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस को अगर हम सामने रखें तो आप टॉप ऑर्डर को क्या मशवरा देंगे? जैसे कि मैंने पहले कहा कि बैट्समैन और मेन बैट्समैन, देखिए 3 नंबर तक के बैट्समैन जो होते हैं वो बड़े सॉलिड, और 4 जो है वो बड़े सॉलिड होते हैं, और नंबर 3 रीढ़ की हड्डी होता है, नंबर 4 जो होता है वो बड़ा सपोर्टिव होता है। वो भी अगर जल्दी जल्दी विकेट्स आउट हो जाती हैं तो नंबर 4 पे भी बहुत ज्यादा उसकी मतलब उस पे बोझ आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि हर चीज सोचें कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर ऊपर के बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो आने वाले बैट्समैनों को भी उसी तरह से, देखिए ये होता है, ये सब प्रैक्टिस, किस तरह से आपका कोच जो है आपको प्रैक्टिस करवाता है। और ये समझ लीजिए कि कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। टीम वो अच्छी होती है, प्लेयर वो अच्छा होता है जो प्रेशर में काम आता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं, बैट्समैन जो है, वो प्रेशर में अच्छा खेलेंगे।
बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, साथ मौजूद थे आप और तज्जिया शामिल कर रहे थे आप, कुछ सजेशंस आप दे रहे थे। अल्लाह करे सजेशंस को सीरियस लिया जाए और इनसे सीखा जाए। बढ़ते हैं आगे एक और अहम मौजू, और वो मौजू है नशे का बढ़ता हुआ रुझान। आखिर इसमें इजाफा हो क्यों रहा है, ये बताएंगे आपको लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमने कहा कि गुफ्तगू हमें करनी है नशे के रुझान में इजाफे से मुताल्लिक। सवाल ये है कि कम उम्र नौजवान बच्चे इस तरफ आखिर राग़िब क्यों हो रहे हैं। इस अहम मौजू पर जब हम बात करेंगे तो अक्सर हम देखते हैं कि नशे के अड्डों पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कराची का एक पॉश इलाका दिखाएंगे कि यहाँ पर मुनशियात की खुल्लम खुल्ला फ़रोख्त जारी है। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और आइस फ़रोख्त करने वालों को बेनकाब किया। आपको दिखाएंगे और फिर इस पर बात करेंगे। कराची के बेहतरीन इलाकों का ये हाल है तो सोचें जो बाकी दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर क्या हशर होगा। तो जनाब सदरा अख्तर से आज हम बात करेंगे जो मनशियात के आदी अफराद को बेहतरीन ज़िंदगी फराहम करने में हमें कोशा नज़र आ रही है। उसके साथ ही साथ उन्होंने इस सिलसिले में एक अस्पताल भी बनाया है। आज हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिर क्यों जो कम उम्र नौजवान हैं उनका रुझान इस तरफ बढ़ता जा रहा है। गुड मॉर्निंग सदरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ महक। अच्छा सिदरा, मुझे ये बताएं कि कम उम्र नौजवान उनका ज़्यादातर ध्यान हम देख रहे हैं कि आजकल नशे की तरफ है, नशे के आदी हमें नज़र आ रहे हैं। उसकी क्या वजह आपको लगता है? आसानी से मिल जाना, वालिदैन चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, क्या रीज़न हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे माशरे में हमारी नौजवान नस्ल और फिर उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके अंदर नशे का बढ़ता हुआ रुझान देखने में आ रहा है। इससे पहले कि मैं वजूहात की बात करूं, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि पाकिस्तान की 63 to 65% जो आबादी है वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, और ये वो यूथ है जिसके पास करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है और वो डिग्री लेके अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो क्राइसिस का शिकार है, और फिर वो कथारसिस के लिए या अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए मुख्तलिफ मसनूई सहारों की तलाश में जाते हैं, जहाँ पर आजकल एक नया सहारा जो है वो ड्रग्स की सूरत में आम है। ये सिर्फ कराची की ही सूरत हाल नहीं, ये तमाम जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। अब आप खुद देख लें कि इस रिपोर्ट में बताया गया 200 रुपये में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि 50 रुपये में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, और 50 रुपये तो एक छोटे से बच्चे के पास आजकल उसकी पॉकेट मनी है। तो ये एक हमारे माशरे का बढ़ता हुआ अलमिया है कि हम इस जो कहना चाहिए कि जो नशे के बढ़ते हुए रुझान को इग्नोर कर रहे हैं। सिदरा, क्या कोई माफियाज भी हैं जो कि हमारी यूथ को पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं? जो हम साजिशों की बात करते हैं, क्या ऐसा मामला है? शोएब, जब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे माफियाज, बल्कि एक माफिया नहीं, यहाँ पे मल्टीपल माफियाज इन्वॉल्व हैं जो कि नाजायज़ फरोशों से लेकर और वहाँ पे बहुत से दूसरे इदारे जिनका शायद मैं यहाँ पर नाम भी ना ले सकूँ, वो लोग इन्वॉल्व हैं। और जब भी कोई बात करता है उन लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए, तो उन लोगों को या तो गायब कर दिया जाता है या फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि ये इतने बड़े वो कहना चाहिए कि टाइकोन्स हैं कि जिनके ऊपर हाथ डालने से पहले भी जो लोग नशे से मुतल्लिक काम कर रहे होते हैं या अवेयरनेस या आगाही काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को उनकी जो जान है वो रिस्क के ऊपर होती है। तो ये कोई भी इसके सिदरा, ऊपर बात नहीं फिर तो मुझे आप ये बताएं, चूंकि ज़ाहिरा आप इससे मुतालिक काम कर रही हैं, आपने इस पर अस्पताल बनाया, अवेयरनेस पर आप काम कर रही हैं, आपको कभी थ्रेट मिला? कभी आपके लिए काम करना मुश्किल हुआ? कभी आपका भी सामना इस माफिया से हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब दिसंबर आता है और पुलिस को सख्ती की जाती है कि आप अपने केसेस पूरे करें, तो ऐसी सूरत हाल में धड़ाधड़ हमारे हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ जो है वो दाखिल हो रहे होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप दिसंबर में क्यों इलाज ले रहे हैं, तो कहते हैं कि जी बाहर हम रहेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, तो हम 1 महीना या 2 महीना आपके पास यहाँ पे शेल्टर की सूरत में रहना चाहते हैं ताकि हमें पुलिस ना पकड़े और हमें पुलिस को पैसे ना देने पड़े। और जब भी आप ड्रग एक्टिविस्ट काम कर रहे हों या ऐसे लोगों की बहाली के लिए काम कर रहे हों, तो बहुत सी आपको नेगेटिव सिचुएशंस का, थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। लोग ये कहते हैं जी आप जो काम कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। यानी कि बहुत ही नेगेटिव सूरत हाल है। अगर हम सिर्फ उन लोगों की पर्सपेक्टिव पे देखें कि जो लोग नशा कर रहे हैं, जो नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो सेफ़ नहीं है, उनका इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है। मैं इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में 50 बेड का हॉस्पिटल चला रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे महीने में 1-2 ऐसी शिकायत देखने का, और एक फ़ीमेल होने के नाते मैं पाकिस्तान में बहुत कम ख़वातीन हैं जो नशे की फील्ड में आई हैं, क्योंकि
इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है। लोग कहते हैं कि जी आप औरत हो के नशे वालों का इलाज करेंगे, आप मुख्तलिफ जो इनके लिए स्लैंग वर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो जब एक औरत इस फील्ड में आती है तो उसके लिए मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये बहुत ही मेल ओरिएंटेड फील्ड है। और यहाँ पे देखें, अगर कोई ड्रग एडिक्ट्स है उसके ऊपर पुलिस वाला कोई मुकदमा नहीं करता कि वो दौरान हिरासत अगर उसको नशे की तलब हुई तो मर ना जाए, तो कि पुलिस वाले के जिम्मे ना पड़ जाए। हमें जब भी कोई मसला होता है हम पुलिस को कॉल करते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। वो कहते हैं जी ये तो ड्रग एडिक्ट है, हम इसके ऊपर जो मुकदमा है वो नहीं दर्ज करेंगे, या वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। तो इनके ऊपर तो कोई लॉ और ऐसी कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत हम इन लोगों को रिपोर्ट कर सकें। अच्छा सिद्रा, आपने कहा कि ख़वातीन जैसे कि अगर इस फील्ड में आते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने अक्सर ख़वातीन या लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो कि नशे की लत में मुब्तला होती हैं। अक्सर गर्ल्स कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि जो ये ठेले वाले होते हैं इनके पास ये सामान आसानी से मौजूद होता है। तो मुझे ये बताएं कि किस उम्र के नौजवान, वो चाहे लड़का है या लड़की है, उसको इस लत में आप मुब्तला देखती है, किन की तादाद ज़्यादा है? महक, मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ तो ये सुन के बहुत से पेरेंट्स के लिए, जितने भी मेरे ख्याल से पहली बारी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास इस टाइम सबसे कम उम्र बच्चा जो नशे का इस्तेमाल कर रहा है वो 11 साल का है। 11 साल का? एक ऐसा इनके कहना चाहिए 11 साल का बच्चा मेरे पास 11 साल के बच्चे की जरा कहानी तो थोड़ी सी बता दें छोटी सी, कि इस 11 साल के बच्चे को ये नशा कैसे मयस्सर आया? इस बच्चे की कहानी ये है कि ये एक मैकेनिक का बेटा है और जो मैकेनिक का बड़ा बेटा है वो भी नशे के अंदर इन्वॉल्व है। तो जो बड़ा बेटा और छोटा बेटा एक ही कमरे के अंदर सोते थे, तो जो बड़े बेटे ने को देख कर उसने उसको छोटे बच्चे को भी नशे के ऊपर लगा दिया। तो आजकल 7-8 साल के बच्चे हमने अक्सर इशारों पर देखे होंगे समद बोर्ड का नशा कर रहे हैं, उसके साथ साथ 11 साल के बच्चे हीरोइन एडिक्शन की तरफ आ रहे हैं। और ये बहुत अलार्मिंग है। छोटे छोटे बच्चों की हम बात करें, 7-8 साल का बच्चा जो है वो नशा कर रहा है। ज़ाहिर है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चूँकि ज़ाहिर है ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और जिस तरह आपने लोकेट कर दिया कि देर आर माफियाज, देर आर पीपल जो बैक करते हैं इसको, तो वाकई फिर उस चेन को तोड़ने की इस वक्त ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, साथ मौजूद और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप कमा सकते हैं। माहौल जो भी हो, मुश्किलात जो भी हो, घबराना आपने नहीं है। सेगमेंट रिकॉर्ड किया आपको दिखाते हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है जनाब। ये जुमला हम सुनते आए हैं, बड़ा मकबूल हो रहा है जुमला। कोई इस पर अमल करता है, कोई इस पर तनकीद करता है। जिसने किया अमल उसकी करेंगे आज हम बात। 2 कज़न्स ऐसे जिन्होंने कॉफ़ी शॉप खोली, कोविड ने उनको हिट किया, शॉप बंद करनी पड़ी ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने सोचा जनाब कि अब जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इस तरफ हम जो चल पड़े हैं तो इसको किसी ना किसी और सम्प में लेकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लगा लिए 4 पहिए उस शॉप को। मैं कहता हूं और आप देखिए उन्होंने सेटअप कितना जबरदस्त बनाया। मतलब जो लोग कॉफी पीने की शदाई होते हैं ना, ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है जनाब। तो हमें ज्वाइन कर लिया है आगा अली और अरसलान ने, दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली गुड मॉर्निंग, अरसलान सुबह बखैर आपको भी। तो मुझे ये बताएं कि भाई इन्होंने मास्क वास्क भी पहने, प्रॉपर जो है ना वो अपनी फॉर्म में। मुझे बताएं कि कॉफ़ी मुझे कब मिलेगी, कब बना के भेजेंगे? मैं आगा ली हूँ और गाड़ी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हेन वी स्टार्टेड, लेकिन अभी हम लोगों ने अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो चेंज कर लिया है। हम लोग जैसा कि आपका कैमरा अगर दिखा सकता हो तो ये सारी की सारी हमने एक मोबाइल बार बनाई है। ओके अच्छा आगा, अगर आप थोड़ा सा मूव कर सकें और हमारे कैमरामैन को भी बताएं कि वो अगर थोड़ा सा मूव कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा विजिट करें इसका, क्योंकि पहले आपने वो गाड़ी में सिस्टम लगाया, आप लोग जगह जगह जाते, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मॉड्यूल आपने अपनाया ज़रा उसका विजिट तो कराएं हमें। कैसा है वो, कितना बड़ा है, कितनी मशीन्स हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या माहौल है? मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ का। वैसे ये लाहौर है, क्या बात, लाहौर है जनाब, वहाँ की कॉफ़ी है। तो ये जनाब अच्छा दिखा भी रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक छोटा सा हमने कॉफ़ी बार बनाया है। तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है हर तरह की कॉफ़ी मिलेगी। वैसे अली मुझे बताएं कि कौन कौन सी कॉफ़ी आप ऑफ़र कर रहे हैं और इसकी कीमतें वही हैं जो हम बड़े बड़े यू नो जाके जगहों पर लेते हैं। जैसे हम एम आलम पे चले गए या हम गुलबर्ग वाली साइड पे चले गए, आपने कीमतें वही रखी हैं, ये थोड़ा सा हद होला है? हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था इस ब्रांड को स्टार्ट करने का वो यही था कि हम लोग जो कॉफ़ी मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर है, 700-800 रुपये का कप, 1000 रुपये का कप, 1500 रुपये का कप, उसको हम हर किस्म की पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बनाएं। तो इसी को विजन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपना एक बार टाउन का पहला आउटलेट जो है वो स्टार्ट किया था।
और कोविड की वजह से मतलब ये सारा हमें क्राइसिस फेस करना पड़े, यहाँ तक कि हम लोगों ने उसको शट डाउन भी कर दिया था। अच्छा। और उसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों के अंदर मतलब हम लोग यही चाह रहे थे कि इसे हम किसी ना किसी तरीके से कंटिन्यू कर लें। तो मैं बाहर 5 साल बाहर रह चुका था। आई एम ग्रेजुएटिंग हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट फ्रॉम मलेशिया। सो व्हेन आई वाज स्टूडेंट देयर आई यूज्ड टू वर्क फॉर स्टारबक्स एज अ पार्ट टाइमर। तो वहाँ से कॉफ़ी का जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ था मेरे अंदर, एंड मैंने कभी कॉफ़ी का साथ नहीं छोड़ा। कॉफ़ी को मैंने ऑन एंड ऑफ अपने साथ रखा। When I came back to Pakistan, I joined famous brand कॉफ़ी का, और उनके साथ मैंने 3 साल काम किया, और 3 साल काम करने के बाद मैंने फिर अपना एक कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट किया जो कि क्राइसिस का शिकार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से इसको बंद ना किया जाए और किसी ऐसे बिजनेस मॉडल के ऊपर हम काम करें जिसकी कोई फिक्स कॉस्ट ना हो। तो उसके बाद हम लोगों ने इसे गाड़ी में मूव किया। गाड़ी में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वाटर सप्लाई, हर चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल की और हम लोगों ने इसको ऑपरेशनल बनाया। वहाँ से आई डोंट नो हु, लेकिन किसी ने हमारा ये सेटअप जो गाड़ी में था उसकी पिक्चर लेके उसे ट्वीट किया। वहाँ से हम लोग जो है वो थोड़ा फेमस हुए। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को लेके एक हाइप क्रिएट होती है, एंड वहाँ से कोई हमें एनॉर्मस, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बंदे ने अमेरिका से हमें अप्रोच किया। उन्हें हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा। ही अप्रिशिएटेड आवर हार्ड वर्क। उसने कहा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड ही वांटेड टू हेल्प अस। ही ऑफर्ड मी 500,000 एट वंस, कि उन्होंने कहा कि मैं आपको 500,000 देता हूँ, आप अपने सेटअप को थोड़ा सा बेहतर करें और आप कमाएं। लेकिन आई डिफ्यूज्ड, क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं किसी से हेल्प लूँ। मैंने उन्हें कहा कि आई विल नॉट टेक हेल्प फ्रॉम यू, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। तो उन्हें मेरी ये बात शायद बहुत पसंद आई कि मैंने उनसे हेल्प नहीं मांगी, मैंने उनसे सपोर्ट मांगी। देन यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करूँगा कि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 15-20 दिन अपनी गाड़ी के अंदर कॉफ़ी बेची है और मैंने ये सेटअप को बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 15 दिन कॉफ़ी बेचने के बाद। कितने दिन आपने गाड़ी पर कॉफ़ी बेची थी वैसे? मैंने ऑलमोस्ट 21 डेज जो है ना मैंने गाड़ी के ऊपर बेची थी। उसके बाद सपोर्ट केम फ्रॉम USA, एंड ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये सारा उन्हीं की बदौलत है। और मैं ये कहूँगा कि शायद ये अल्लाह पाक की रहमत थी जो आपके मेहनत के बदले आपको मिलती है। बेशक वो तो वसीला बने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा मुझे उन 21 दिनों की कहानी सुनाए। वो 21 दिन जब गाड़ी पर आप लोग कॉफ़ी बेच रहे थे, क्या आप दोनों ही साथ होते थे? किन किन इलाकों में जाते थे? रिस्पॉन्स क्या होता था? कहीं पर रुक गए, वहाँ पर आपने फिर अपना सामान वो सारा सेट किया और आपने कॉफ़ी पेश करना शुरू कर दी? होता क्या था माहौल? लोग आते थे, वो क्या कहते थे, पिक्चर्स लेते थे, क्या गुफ्तगू होती थी? हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ पे आते थे। हम लोगों का यहाँ पे इस लोकेशन पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ आने का जो मकसद था वो ये था, हमारे बिल्कुल साथ ही ना गर्ल्स कॉलेज है, एंड हम लोग पोटेंशियल कस्टमर समझ रहे थे इन लड़कियों को, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च लेती हैं। पैसा हुआ भी फिर? लड़के ने खूब पैसे लगाए इस कॉफ़ी पे, एंड इट वर्क गुड। हम लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ लड़कियों की तरफ से भी, एंड सरप्राइजिंगली हम लोगों को यहाँ से कहीं आगे पीछे होने का मौका भी नहीं मिला। जब आप आए पाकिस्तान, आपने दोनों ने सोचा कि चलो एक कॉफ़ी शॉप बनाते हैं, आपने वो बनाई, आपने इन्वेस्ट किया, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन वो हिट हुई। इस सब प्रोसेस में नुकसान कितना हुआ, और क्या ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा घबरा लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, या क्या ऐसा मोमेंट नहीं आया? मेरी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं अभी तक, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जो मैं कभी भूला नहीं हूँ वो है नेवर गिव अप। एंड यू नेवर गिव अप। जब आप किसी चीज़ को गिव अप कर लेते हैं ना, आपका फेलियर वहाँ से स्टार्ट होता है।
ये आपने एक बड़ा अच्छा पैगाम दे दिया नौजवानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन घबरा जाते हैं, क्योंकि फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन नुकसान कितना हुआ उस सेटअप लगाने में, उसके बंद होने की वजह से, फिर गाड़ी और अब फिर ज़रा कोई वसीला बन रहा, आपने ये एक सिस्टम यहाँ पर लगा लिया, एक मॉडल ऐसा सेट कर लिया, नुकसान कितना हुआ लेकिन इस दौरान? हम लोगों का जो लॉस हुआ था उस 6-7 महीने के अंदर व्हेन वी स्टार्टेड, वो ऑलमोस्ट कोई 600 to 700,000 का लॉस था हमारा। और उसको भी हम रिटेन तो नहीं कर पाए, उसको हम वापस नहीं ले पाए अभी तक। लेकिन वही बात जो मैंने आपको भी कही है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। व्हेन वी मूव इन द कार, वहाँ से वी रोज टू फेम, वहाँ से लोगों ने कॉफ़ी टी के बारे में जाना, वहाँ से कॉफ़ी टी को लोगों ने पहचाना कि कॉफ़ी टी के आने का विजन क्या है, कॉफ़ी टी का मकसद क्या था आने का। हम लोग जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे वो हमारी फेलियर से इंट्रोड्यूस हुआ। वी आर ऑफरिंग पार्टनर विद अस। ओके, आप हम लोगों का वेबसाइट विजिट करें, आप सारी की सारी डिटेल्स हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। हमारी वेबसाइट है www.coffeetea.pk। आप जब वहाँ विज़िट करेंगे आपको हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट रेंज, हमारी प्राइसेस, हमारी लोकेशंस जो कि अभी 2 हैं लाहौर में, और इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड 10 लोकेशंस इन लाहौर। नहीं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो जो एक्सपीरियंस आपके पास है मलेशिया का भी, फिर यहाँ का भी, डिफरेंट कॉफ़ी शॉप से काम करने का, वो एक्सपीरियंस तो ज़ाहिर लोगों के पास नहीं है। तो वो क्या एक्सपीरियंस पास ऑन करेंगे आप? ट्रेड सीक्रेट शेयर करेंगे? कॉफ़ी बनानी ऐसी है कि एक बार जो पिएगा दीवानावार दोबारा चला आएगा। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और आप वहाँ देखें। हम लोग एक बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसमें ये है कि एक जो ये यूनिट है जो आपका कैमरामैन अगर दिखाया है जो अभी ये यूनिट 1 मिलियन to 1.2 मिलियन कॉस्ट करता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हम लोगों के पास आएँ। हम लोग क्या करेंगे, आप कुछ पैसे लेके आएंगे, बाकी की सारी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे एंड हम लोग आपको ये एक मॉडल बना के देंगे। उसमें आप वर्किंग बिजनेस पार्टनर होंगे हमारे। कुछ पैसे लेकर आए, बाकी आप देंगे। तो ये आप ज़रा इसको भी क्लियर कर दें, कोई शख्स मिनिमम कितने पैसे लेकर आए आपके पास? लाइक जैसे आपको मैंने बताया कि 1.2 मिलियन का ये यूनिट है और इसमें अगर आप इसकी 30 to 40% आप हमें डाउन पेमेंट करते हैं तो हम आपको सारी की सारी कंसल्टेंसी देंगे। आपकी A to Z, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सही। लेकिन आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको हम ये काम सिखाएंगे। जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने बाहर जाके गेन किया है वो हम लोग आपको यहाँ पे पूरी की पूरी आपको जितनी हम हेल्प कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ लाहौरियों के लिए है या बाकी सब के लिए भी है? सर पूरे पाकिस्तान के लिए है। अगर आप कराची से भी हमें अप्रोच करते हैं तो हम लोग कराची भी आएंगे आपके पास। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने तो बहुत अच्छा इस सेटअप को आप लेकर चल रहे हैं। जो भी करना चाह रहा है बिजनेस, उसके पास तो पूरी की पूरी एक एग्जांपल सामने आ चुके हैं कि हाउ टू डू इट, और बड़े थोड़े से बजट के साथ उनकी बाकी ये इन्वेस्ट करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, सेटअप लगाएंगे एंड देन यू कैन अर्न। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों साथ मौजूद थे। गुफ्तगू तो एक दूसरे बहुत बिजी थे लगता है कॉफ़ी बनाने में। एनीवेज अगर हम वहाँ पर होते हम भी कॉफ़ी पीते, फिर हम शेयर भी करते कॉफ़ी कितनी फंटास्टिक थी। ऑटिज़म डे है, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज़म डे, जिसका मकसद है आगाही देना। और आगाही की जब हम बात करते हैं क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये समझना है और ये सीखना है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी नीड्स क्या हैं। हमें ये समझना और सीखना है कि अपने बिहेवियर में हमें क्या तब्दीली लानी है। हम एक बड़े ज़बरदस्त सेंटर में गए, सिंध हुकूमत की ये काविश, और ये सेंटर 2018 से कायम किया गया। कैसा है वो सेंटर, किस तरह से वहाँ पर आने वाले ऑटिस्टिक बच्चों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, वहाँ पर पेरेंट्स कितना खुश हैं, आपको दिखाते हैं। आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ऑटिज़म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके लिए थेरेपी कौन सी होती है, इससे मुताल्लिक़ तो बात होती है, लेकिन आज का थीम यानी 2021 का थीम ये है कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में ऑटिस्टिक बच्चों को भी, ऑटिस्टिक अफराद को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। वो कब मिलेंगी? जब उनको हम
वो एनवायरनमेंट देंगे जिसमें वो कुछ सीख पाएं। बिल्कुल, सिंध हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है सिंध गवर्नमेंट का, और हम देखते हैं कि जब आप किसी प्राइवेट सेंटर में जाते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं, और मुझे ये लगता है कि कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल पाता, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा करें कि 30 मिनट में क्या सेशन हो सकता है। तो जनाब, यहाँ पर जब आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे तो आपने यहाँ पर पे करना है सिफर, यानी कोई पैसा पे नहीं करना, और आपके बच्चे को बेहतरीन सहूलत मिलेगी, आपके बच्चे को बेहतरीन थेरेपीज मिलेगी, बेहतरीन माहौल मिलेगा, और कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हमने इस इदारे के बारे में जितना सुना, हमने इस इदारे के बारे में जितना जाना, हम चाहते हैं कि आज कैमरे की आंख से हम आपको दिखाएं कि अंदर बच्चों को कैसा माहौल दिया जाता है, क्या क्या सहूलियात है, कौन कौन सी थेरेपीज हैं जिससे बच्चे मुस्तफीद हो सकते हैं, माहौल कैसा है कि पेरेंट्स इस इदारे पर रिलाय कर सकें, सिंध गवर्नमेंट के इस कदम को सराह सकें। तो मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर जाते हैं, आ जाएं। तो जनाब, अंदर आ चुके हैं हम, और अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले सोचा कि जो बच्चों वाला सेक्शन है क्यों ना शोएब वहाँ जाया जाए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली, और ज़रा बच्चों की बेस जो बनाते हैं वो स्कूल बनाते हैं। एजुकेशन एंड स्किल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, और वो इदारा, वो जगह जो बच्चों की नीड्स को समझते हुए काम करे, उस डायरेक्शन में जा रहा हो, ऑटिस्टिक बच्चों को समझते हुए। इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़ैबिश इकबाल इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्कूल का जो सेक्शन है, क्या एज ब्रैकेट है, क्या क्लासेस का हिसाब होता है, क्या तालीम दी जा रही है, कौन सा हुनर सिखाया जा रहा है? जी, ये CARTS का ये स्कूल सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पीड्स एंड एडोलेसेंट। पीड्स में जो है वो 3 to 12 ईयर्स के बच्चे जो है हम इनरोल करते हैं, जिसमें हम उन्हें एकेडमिक के साथ साथ दूसरी थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ साथ हम उनके स्किल्स प्रोग्राम भी वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड है वो है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट में जो है हम जो है वो 12 to 18 ईयर्स के बच्चों को इनरोल करते हैं, जिसमें हम उनके एकेडमिक को लेते हुए उनके स्किल्स में हम स्किल्स प्रोग्राम को चलते हैं, जिसमें उनको आगे एम्प्लॉयमेंट में उनको मदद हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, तो ज़ैबिश, आपकी यहाँ पर क्या खिदमत है, यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? मैं एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस मैं जो है सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क कर रही हूँ, यानी जो बच्चे क्या नाम है जिनको बहुत सेंसेस में हमारे पास प्रॉब्लम होती है, वेस्टिबुलर, प्रोप्रेसिव, टैक्टाइल, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है उन पे वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है विजिट भी करते हैं। विजिट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है, तो बस मेरा दिल करे जल्दी जल्दी जाके सारी चीज़ें देखें कि बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। और वही जैसे शोएब ने कहा कि एजुकेशन जो है बच्चों की बेस होती है, और जब आपका तालीम का निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा और आप बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम दे सकेंगे, तो यकीनन आगे जाके आपके मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा बन सकेंगे। चलते हैं। तो जनाब, एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड, ब्रेव और स्मार्ट से साथ में सा मौजूद है। साथ कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बर्गर, सैंडविच। सैंडविच, वाह। अच्छा, और मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? स्पाइडरमैन, सुपरमैन? स्पाइडरमैन। और साथ को गाना गाना आता है? नहीं। अभी तो आप गा रहे थे ना? गा रहे थे। फिर कौन सा गाना? चलें गुनगुनाते हैं मिलके। कौन सा गाना था? कौन सा गाना? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। तो जनाब, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है साथ, और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आगे हम चलते हैं, एक और बच्ची शोएब के पास मौजूद है, बड़ी प्यारी सी, बहुत क्यूट सी। देखते हैं शोएब क्या बात कर रहे हैं। एक और बड़ी प्यारी सी बच्ची रहमा यहाँ पर कर रही है वीविंग, बड़ी प्यारी सी वीविंग कर रही है। रहमा, क्या हाल है आपके? ठीक है। रहमा, ये तो बड़ा प्यारा आप कर रही हैं, ये सब कुछ इन्होंने सिखाया है? घर में भी कुछ सीखती हैं? नसीमा के साथ खुद करती है एम्ब्रॉयडरी। वाओ, एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। साइकिल के लिए पैसे लेती है, चलाती है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी, व्हाई नॉट मैकरोनी? सिर्फ बिरयानी? सिर्फ बिरयानी। कभी बनाती भी हैं घर में खुद? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी भी नहीं? इंटरनेट है घर में। इंटरनेट है, यूज करती है इंटरनेट? इंटरनेट से कंप्यूटर पर ना तो योगा सुनती है। ओके, म्यूजिक भी सुनती हैं? कंप्यूटर पर चंदा तारे देखती है। गुड बॉय, यू लव इट।
10, you're a good boy. Hello, Superman. कितने खूबसूरत रंगों से खेलना जानते हैं ये प्यारे प्यारे से बच्चे। कैनवस पर रंग बिखेर दिए, भर दिए और देखें जो उनका पता चलता है कि वो कितना रंगीन सोचते हैं कि ये इन बच्चों ने बनाया है। और जब हम देखते हैं कि हाँ कितनी क्रिएटिविटी इन बच्चों में है, उनके आगे भी ड्राइंग बुक रखी हुई है, ये ज़बरदस्त जो चीज़ें बनाई हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ना बेहतरीन आर्टिस्ट बन जाएंगे। फेवरेट कौन सा है आपका इसमें? मुझे तो ब्लू भी बहुत पसंद आ रहा है, दिस वन एंड द पर्पल वन। मुझे ये और ये सारे लेके चले जाते हैं, फिर हम लोग यही करते हैं। इस इदारे में ऑटिस्टिक बच्चों की तालीम के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और जो स्किल्स इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स हैं उससे मुतालिक तो हमने बात की। अब CEO ऑफ सी आर्ट्स डॉक्टर मोहम्मद सईद इदरीस साहब इज़ विद अस, उनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि हमने आके विज़िट किया, बिकॉज हमें तो मालूम ही नहीं था कि सिंध हुकूमत का कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो कि इतने वसी रकबे पर है और इतना एक मैसिव प्लान है। यस, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं एज ए CEO जो है यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ ऑटिज़म एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कायम है, ये 8 सितंबर 2018 को हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह की अपनी कोशिशों की वजह से ये हुआ है और उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख के इसको कायम किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब यहाँ पर इनाग्रेशन के बाद सबके अपॉइंटमेंट्स हुए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन और बच्चों की जो है शुरू कर दी थी और तमाम बच्चे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। सर, तो ये क्या कैलकुलेट किया गया पहले, इसका कोई अंदाज़ा लगाया गया कि जो एक इदारा बनाया जा रहा है इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए कि क्या कराची में कितने ऐसे बच्चे होंगे या कितने ऐसे बड़े बच्चे होंगे जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए ऐसा इदारा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये असल में इनका पर्सनल इंटरेस्ट हमारे सैयद मुराद अली साहब का था और उन्हें ये स्टैटिस्टिक्स मालूम हुई थी कि यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज हो गई है। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इसको एक सेंटर बनाया जाए और जिसके अंदर बच्चे जो हैं तकरीबन 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक और 10 साल से उम्र से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों को यहाँ पर रजिस्टर किया जाए और यहाँ पे एक सेंटर कायम किया जाए। और उनका ये भी ख्याल था कि इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। अच्छा। जी हाँ। और ज़रा अभी तो 3 साल तकरीबन हो गए, बीच में कोविड ने हिट भी किया इस प्रोग्राम को। ज़ाहिर है जिस तरह स्कूल्स बंद होते हैं वैसे ही आप लोगों का प्रोग्राम भी ज़ाहिर मुतासिर हुआ होगा। जी बिल्कुल, मुतासिर तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें हमने ऑनलाइन जो है क्लासेस बच्चों की ली हैं। अच्छा। इसमें हम, जी हाँ, और इसमें हमने जूम क्लासेस बाकायदगी से ली हैं। सिर्फ 1 महीना इस तरह हुआ होगा कि जो इसको सेंटर को हमने नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो इनको बाकायदगी के साथ जूम क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस ली। तो ये फोकस इस तरफ है आप लोगों का कि बच्चे जो यहाँ पर आए हैं वो स्किल्स इन्हांस उनके हो जाएं और उसके बाद जो वो काम करें, मैं शायद ये कहना दुरुस्त होगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, खुद का फील हो जाएं। यस यस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को हम इसी तरह तरबियत दे रहे हैं और इस तरबियत करने के बाद जब बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुद सेल्फ सफिशेंट हो जाएँ तो फिर उन बच्चों को हम जो है ना वो आगे भी बढ़ाएंगे। उनको यहाँ पर उनकी मुलाजमतें भी दी जाती हैं। जी हाँ। वो जो फीडबैक आता है सर, कोई होता है कोई एक जुमला जो कि आपको बड़ा क्लिक कर गया हो किसी पेरेंट का, जिसने कुछ ऐसी बात की हो कि आपको लगा हो कि वाकई जो मेहनत कर रहे हैं आज वो रंग ला रही है कि पेरेंट्स? मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं ना, जो फादर और मदर, उन्होंने बाकायदगी से इस पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। वो तमाम के तमाम खुश हैं और स्पेशली जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है और वो उससे बहुत खुश। अच्छा, नहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है, आप लोग बच्चे घर से लेकर आते हैं? नहीं, हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक बस है और इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और हमें मजीद बस। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेड विद ट्रांसपोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल। लास्टली सर एक मैसेज मुझे आपका चाहिए फॉर द इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं और जो मजीद स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ उन पर फोकस करेंगे तो ही हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर कोई 6 महीने का बच्चा बैठ नहीं रहा, 9 महीने का बच्चा अगर कुछ हाँ हूँ नहीं कर रहा या अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा 12 महीने या घुटने नहीं चल रहा, तो उसको पेरेंट्स को चाहिए तो वो इमीडिएटली कंसल्टेंट ऑटिज़म के पास जाए और उनको बताए कि देखिए बुखार, नज़ला, खांसी जो होता है वो तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, पीडियाट्रिक फिजिशियंस, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 हमारे पास दादा के कंसल्टेंट हैं
और एक चौथी जो हमारी चीफ ऑटिज्म कंसल्टेंट है। स्पीच न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों को देखते हैं, स्पीच साइकियाट्रिस्ट हैं, वो देखते हैं, और फिजियाट्रिस्ट हैं। ये तमाम के तमाम मिलकर हर हफ्ते जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ पे बैठते हैं और शहर के टॉप मोस्ट जो है ना मतलब एक कंसल्टेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। जी, यानी पेरेंट्स का अवेयर होना और अवेयर के साथ साथ उनका बच्चे के हरकत सकनात पे नज़र रखना और फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना बेहद ज़रूरी है। ऑटिज्म की कंडीशन में एक मेन सिम्टम होता है स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच डिले का। बच्चा अगर बात नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है ये बड़ा कंसर्न होता है। एक ऑटिज्म की कंडीशन में बच्चे का बात करना ज़रूरी है, तो उसको सिखाना बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ अगर सिखाना और बताना ज़रूरी है तो सिखाना और बताने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्पीच थेरेपिस्ट की। हमारे साथ मौजूद है मिस कमल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बच्चों की स्पीच, बच्चों के बोलने के तरीके को, बच्चों के बात करने के अंदाज को उस तरीके से समझ लें जो बच्चा कहना चाह रहा है, और उसको समझने के लिए आपको और बच्चे को एक लेवल पर होना ज़रूरी है। तो जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी में स्पीच कितना किरदार अदा करती है? देखिए, स्पीच थेरेपी बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब इंसान दूसरे की बात को समझ सके और उस अपनी बात दूसरे को समझा सके, तभी वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर से परफॉर्म कर सकता है और फंक्शनल, बेसिकली जिसको हम कहते हैं फंक्शनल हो सकता है। तो ये जो ऑटिज्म लाइक बिहेवियर होता है और बॉर्डर लाइन पे बच्चा होता है जो कि कार्टून से ख़राब हुआ है, तो मुझे बताएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि कार्टून्स आर द मेन फैक्टर, द मोबाइल फ़ोन इज़ द मेन फैक्टर? अगर इसके अलावा कोई फैक्टर है तो वो क्या फैक्टर्स हैं? और अगर मालूम हो जाए पेरेंट्स को कि ये मसला है, ज़ाहिर है अर्ली डायग्नोसिस मीन्स अर्ली ट्रीटमेंट, तो ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है कि मालूम हो जाए फिर आपके पास आया जाए, फिर कितना वक्त लग जाता है बच्चों की स्पीच थेरेपी करते करते? देखिए, ये जो चीज़ है जो कि बच्चा ऑटिज्म नहीं है लेकिन बच्चा ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स रखता है, इसको हम कहते हैं कि बच्चा स्टिल एक स्पेक्ट्रम पर है। अच्छा। और उस बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, यानी कि वो सोशली कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा और वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा। इसके लिए जैसे कि आपने कहा कार्टून्स, पर मैं इसको एक वाइड टर्म में कहूँगी कि स्क्रीन एक बहुत मेन रोल अदा करती है कि जब बच्चों का बहुत ही अर्ली एज में स्क्रीन का यूजेज स्टार्ट हो जाता है तो उनमें डेफिनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। जब ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही तो वहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिर लेटर स्टेजेस में, एजेस में वो और एक्सपेंड होता जाता है और इन्हांस होता जाता है, वो रुकता नहीं है। जिसके लिए फिर डेफिनेटली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम डायग्नोसिस देते हैं, तो फिर हम उस सिम्टम पे काम करते हैं। अच्छा कमल, एक और चीज़ मुझे समझाएं, जो कि आम वालिदैन हमें घर में बैठ के देख रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चों की इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते कि बच्चों को बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो हूँ हाँ में जवाब देते हैं, दैट्स इट। वालिदैन इसको इग्नोर करते जाते हैं। एक टाइम पे उन्हें होता है कि अच्छा बच्चा क्या कर रहा है, हम बुलाते हैं बात नहीं करता, अपनी मतलब की बात पे जवाब देता है। ये भी स्पीच डिसऑर्डर में ही आएगा, या ये भी हम कहें कि वालिदैन को अलर्ट रहना चाहिए कि पहले ही देख लें कि उनका बच्चा इस तरह की किसी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है? जी देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वालिदैन को बहुत विजिलेंट होना चाहिए। अगर बच्चा आपकी, जैसे कि आपने बात की, मैं इसको रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो कहने का मकसद ये कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें बच्चा इज़ ही हियरिंग और नॉट, क्या वो बच्चा सही से सुन भी पा रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले एज अ SLP हम ये सजेस्ट करते हैं पेरेंट को कि दे शुड गो फॉर अ बेरा टेस्ट, फॉर हियरिंग टेस्ट, और उसके बाद अगर हियरिंग टेस्ट हमारा नॉर्मल होता है तो फिर हम रूल आउट करते हैं कि ऑटिज्म या रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, ये रूल आउट जो करते हैं आप, और अगर ये मालूम हो जाए कि ऑटिज्म तो नहीं है, जेनेटिकली तो नहीं है, लेकिन वो बिहेवियर है और उसको ठीक करना है, तो जो बिगाड़ पैदा हो गया है बच्चे के बिहेवियर में, वो रिवर्सल होता है? देखें, अगर तो बच्चे को कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि ऑटिज्म है, ADHD है, और कोई डिसऑर्डर है जो कि डेवलपमेंटल है, जो कि आप ठीक नहीं हो सकता। ADHD रिवर्सल नहीं है? ADHD में काफ़ी हद तक मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन ओल्डर एजेस में जाके भी कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स मौजूद रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी, ये किस तरह होती है? डेली सेशन होता है, वीकली सेशन होता है, फिर मंथ्स होता है, एक पीरियड होता है, अच्छा इतने महीने हम इसको सेशन देंगे तो ही विल बी गुड टू गो?
देखिए ये डिपेंड करता है बच्चे की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, अगर हमें लगता है, और डेफिनेटली उसकी एज पे डिपेंड करता है। अगर हमें लगता है कि अभी उसकी एज इतनी है कि वो एक्वायर कर लेगा लैंग्वेज को और सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ट्वाइस अ वीक एंड थ्राइस अ वीक इज आई थिंक ओके। लेकिन अगर हमें लगता है कि एज एक्सीड कर चुकी है ऑलरेडी और सीवियरिटी भी ज़्यादा है, तो 5 days a week इज़। तो कमल, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर होता ही है कि अम्मा भी बिज़ी हैं, अब्बा भी बिज़ी हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर में या तो आपकी मेड के पास हैं या केयर टेकर के पास है, किसी के पास भी वो छोड़ देंगे, आपकी दादा दादी के पास या नाना नानी के पास है, उसमें भी बच्चे पे ये असर होता है? देखें, डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का बढ़ना और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का इस तरह से बढ़ना, ये यकीनन दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना, ये चीज़ असरअंदाज होती है। स्क्रीन का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये भी चीज़ असरअंदाज होती है। और ये चीज़ें जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों के लैंग्वेज डेफिसिट। और थेरेपीज़ क्या क्या यहाँ पर हो रही हैं, म्यूज़िक थेरेपी की बात भी करते हैं। और जिस क्लास का बहुत चर्चा है वो क्लास हमें एग्जैक्टली हम वो क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। म्यूजिक क्लास में हम आ चुके हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवियन है। तो आपका बहुत चर्चा है, बच्चों को आप बहुत पसंद है। बस ये तो बच्चों की मोहब्बत है, बस बच्चों के साथ मतलब ये म्यूज़िक है ही ऐसी चीज़ कि एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग, ये सब कुछ होता है, तो बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा होता है बच्चा कह रहा हो वो क्लास छोड़ के ये क्लास लेनी है? नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आते ही इसी क्लास के लिए हैं। हाँ, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं। ये वीक में कितने दिन होती है क्लास? 1-on-1 सेशंस होते हैं, वो once a week भी होते हैं। अच्छा। और कुछ क्लासेस हैं जो एकेडमिक्स होती हैं, वो twice a week होती हैं। तो ये पियानो में अभी क्या बजा रहे थे आप, ज़रा हो जाए? थैंक यू सर। अब ज़रा सर को उठाते हैं क्योंकि और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ज़रा उसकी तरफ भी सर को लेकर। सर प्लीज़ ज़रा सा हमें ओरिएंटेशन दें कि इस कमरे में क्या कुछ और है। दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त। और जो बच्चे यहाँ पे हैं वो दिल पाकिस्तान है, वो जान जान पाकिस्तान। सर आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है आपके पास तो एक वैरायटी है। सो यू हैव फ्लूट एज वेल। ये तो खैर पियानो, छोटा पियानो। हाँ, छोटा पियानो, इसे हम मेलोडिका कहते हैं। ओके, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों की ग्लोइंग के लिए, ठीक है, उन्हें मतलब जो बच्चे स्पीच नहीं सही से कर पाते तो उन्हें हम इस यहाँ से फूक मारते हैं, जिसे मैं कहता हूँ फूक वाला बाजा। तो इसे हम प्ले करते हैं कुछ इस तरह से। ओह वाओ, ये तो हमने सिर्फ यही पढ़ाया बच्चों को, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन। ये अब हम देख भी रहे हैं। ओके, यानी बच्चों को आप कलर्स भी इससे सिखा रहे हैं और ABC भी सिखा रहे हैं। सर थोड़ा सा ये भी हो जाए। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बजाने? हारमोनिका, ये भी बेसिकली ग्लोइंग के लिए बच्चों, ये भी हो जाए सर। क्या बात है, आज हम ले रहे हैं टीचर का इम्तिहान। टीचर पास होते ही चले जा रहे हैं। अब समझ आया हर बच्चा यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि म्यूजिक ने उसको बुलाया, बार बार बुलाया। हमें बुला रहे हैं बाहर, तो हम चलते हैं वापस।
बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे खेल कूद भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। उनके वालिदैन भी आज यहाँ मौजूद हैं, तो वालिदैन से भी बात करते हैं। हम्माद के वालिदैन हमजा मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बड़ा प्यारा बच्चा माशाल्लाह, बड़ा सुपर एक्टिव बच्चा। हाँ, ये चेंज जो आया थोड़ा बहुत बिहेवियर में, वो इस इदारे में आने के बाद आया? जी बिल्कुल। अच्छा। आई थिंक इट्स वेरी प्लेजेंट चेंज। और इस इन्वायरमेंट में जब लोगों का ख्याल ये होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक हो, मगर दिस इज़ जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों को आके देखना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। चेंज देखा अपने बेटे में, तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक मैसेज उनके लिए जाए कि जो पेरेंट्स ये नहीं करते, जो इन इदारों में नहीं लेकर आते, जो ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या मैसेज है उनके लिए? हर बच्चे के साथ यू शुड नॉट लूज होप, मेहनत करते रहना चाहिए। कोई स्पार्क आ सकता है और इन बच्चों की बात ये होती है, अगर किसी चीज़ में अल्लाह ताला ने इनको अगर किसी चीज़ से नहीं दी है तो कोई कैपेबिलिटी ऐसी है जो बहुत एक्सेप्शनल होती है ना, स्पेशल। अगर एक चीज़ के अल्लाह ने कमी रखी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और दूसरी चीज़ों में एक्सेल कर लेते हैं। आप बाहर देखें ऐसे बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो कैफेज है। वर्जिन एयरलाइन का जो वो है CEO, ऑटिस्टिक पर्सन। आइंस्टाइन वो ऑटिस्टिक। आपके 3 बच्चे हैं, राइट? जी, सबसे बड़े हुसैन। सबसे बड़े हुसैन है, पहला ही बेटा हुसैन। तो जब आपको ये मालूम हुआ हुसैन इज ऑटिस्टिक, तो फिर आपने क्या सोचा? जब ये पौने 3 साल के थे तो हम से इसका डायग्नोस हुआ तो पता चला, तो बहुत स्ट्रेस रहा, पूरे 1 साल तो बहुत स्ट्रेस में रहा। फिर जब थेरेपीज वगैरह स्टार्ट हुई, इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हुई, तो फिर होप हुई कि ऐसी बात नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये है कि बहुत जगह मैंने जहाँ मुझे पता चलता था ऑटिज़म का, बस नाम सुनती थी मैं वहाँ पहुँच जाती थी और इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई। और मैंने ख़ुद भी लर्न किया, मैंने ट्रेनिंग ली पौने 3 साल। जी, मदर चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ मैंने जाके ट्रेनिंग ली और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स भी दिए इस तरह। अभी भी मैंने RBT किया 40 आवर्स की ट्रेनिंग। तो मैं चाहती हूँ जब तक हमें खुद मदर्स को या पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, हम बच्चे के साथ बिल्कुल। मैं यही पूछना चाहती कि चले स्कूल में तो आ रहा है ना बच्चा और यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ घर का माहौल बहुत मैटर करता है। बहुत ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि जॉइंट फैमिली में थे, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच जी, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। और आपकी बात से बस मैं एक पैगाम देना चाहूँगा देखने वालों को, डू नॉट जज समवन। और ये भी जज ना करें कि किसी ने किसी की तरबियत कैसे की। अगर बच्चा अगर थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, वो चाहे हाइपर एक्टिविटी हो, वो चाहे किसी जगह पर एग्रेसिव नज़र आ रहा हो, तो आपका बिहेवियर नॉर्मल रहना चाहिए। आपका बिहेवियर अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी सब के लिए है। और जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी होते हैं, जो स्पेशल हैं, तो डिफरेंट जो बिहेव करते हैं, तो हमें उस पर उनको उतनी ही स्पेस देनी चाहिए, उनको ही समझना चाहिए और उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना चाहिए। जिम्मेदारी है हमारी, वो सिर्फ इदारों की नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत की नहीं है। एग्जैक्टली, वो हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये आज के दिन ये अहद कर लें कि अगर फैमिली में इन आस-पास में कोई भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है, तो 2 चीज़ें हैं, बी हम्बल, बी काइंड, और आप भी खुश रहें, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें बांटे, ताकि आपके पास भी मोहब्बतें लौट के आए। हम भी लौट के आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तस्हीह कैसे करनी है, ख़ुद को कैसे बदलना है, इसकी बात करेंगे माहिर ज़हनी अमराज डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जिन रवैयों की आज हमने निशानदही की रिपोर्ट में, ये तमाम रवैये क्या महज मनफी रवैये हैं या कि ये जहनी बीमारी है? देखिए, हर वो रवैया जो मनफी होता है और जब वो अपनी हुदूद क्रॉस कर जाता है, तब वो जहनी बीमारी बनता है। एक चीज़ है जो मेरी जिबलत के अंदर शामिल है। कुरान ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा सूरह बकरा के अंदर, शैतान तुमको मुफलिसी से डराता है और हम अपने फ़ज़ल का वादा फरमाते हैं। हमें ये अल्लाह का कलाम था, अल्लाह का कानून था। इंसान ने ख़ुद एक कानून बनाया जो मैंने और आपने सब ने पढ़ा है इकनॉमिक्स के अंदर, मईशत के अंदर। वो ये कहता है कि जी डिमांड जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है। जब सप्लाई बहुत कम होती है, इसका मतलब है कि मुझे सप्लाई रोक के रख लेनी चाहिए, मुझे आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जिसके पास जो चीज़ है वो अपने पास रख ले, किसी को शेयर ना करे, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। ये है वो मुफलिसी। तो जब ये हमारी जिबलत के अंदर शामिल है।
इंसान मजमुआ है खैर और शर का, उसके अंदर एक अच्छा इंसान है और एक शैतान है, साथ साथ, दोनों साथ साथ हैं। कौन उसके ऊपर गालिब आता है वो वैसे इंसान नज़र आता है मुख्तलिफ़ मौक़े के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मेरे अंदर, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। वो सॉफ्टवेयर उसको बताता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गलत है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, और कौन सी चीज़ गलत होने के बावजूद मैं इस्लाह कर रहा हूँ और बेहतर कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर हमारा हर वक्त, हर लम्हा, हर मोमेंट जो है वो चल रहा होता है। हम, ये इंसान की जिबलत है, ये इंसान की नफ्सियात है। इसको कौन काबू रखता है? कानून। कानून किसको काबू रखे? जो आपने शुरू के अंदर, अभी जो इंट्रो के अंदर मेरी बहन ने आयत भी जो बात की थी कि अपने भाई के लिए वो भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, मोमिन तो वही पूरी अगर आप रिवायत पढ़ेंगे तो इसका आगाज़ ही यहाँ से होता है कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते हैं। इसका मतलब ये कि मुझे और आपको सही और गलत के ऊपर कायम रखने के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत होगी, कानून की ज़रूरत होगी। कानून जब लागू ही नहीं होगा या कानून की वैल्यू बदल जाएगी, जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम की तब्दीली हो जाएगी और ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे सेनेट के इंतखाबात वाज़े तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है और क्या नहीं हलाल है। जब हमारी नॉर्म्स ऐसी इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो उसमें यही रवैये नज़र आएंगे जिसका आपने सारे अपने पैकेज में मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाह रही थी कि एक तो ये कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें शायद अब इर्द गिर्द हर चीज़ ये देखने के लिए मिलने लगी है, इसलिए जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा सराहियत कर जाती है। आपके घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपके वालिदैन आपको ये नहीं सिखा रहे कि बेटा आपने बाहर भी जाना है तो पानी कम इस्तेमाल करना है, वॉशरूम का टिश्यू पेपर इस तरह बेदरेग नहीं इस्तेमाल करना, या कहीं किसी के घर जाना है तो आपने वैसा रवैया नहीं रखना कि बिल्कुल ही आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें वालिदैन का किरदार भी बहुत ज़्यादा होता है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और जैसे कोई कहता है ना बच्चे, आप यकीन मानिए मेरी बड़ी दुखती रग है, बच्चे मासूम है, बच्चे गलत नहीं है। शादी के खाने में जब आप अपनी प्लेटें निकाल के लेके आते हैं भर भर के और 4-3 कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, वो बच्चे थोड़ी होते हैं, मैं और आप ही तो होते हैं, बड़े ही तो होते हैं। 2 चमचे रबड़ी की नहीं खा सकते, आधा किलो रबड़ी प्लेट में निकाल के लाते हैं, मैं और आप ही तो होते हैं, बच्चे थोड़ी होते हैं वो। तो हम जो है ये ख़ुद ये बता रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरस, हविस, बुग़्ज़, कीना, हमारे अंदर इसका तोड़ यही था कि हम शेयर कर लें, लेकिन हमें ये बताया कि हमें शेयर ही नहीं करना है। अभी वैल्यूज़ है ना, अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, अब हर मुसलमान, बड़े ज़्यादातर मुसलमान जो है वो सवाम अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, दबा के सामान रख रहे हैं, तरसाएंगे, 400 गुना कीमत के ऊपर जो है वो चीज़ें बेचेंगे, उसके बाद समझेंगे हम बख्शे हैं। ये तो बड़े कर रहे हैं ना, बच्चे कहाँ कर रहे हैं। हमारे रवैये जो है वो हमें ही, मैं बता रहा हूँ कि बहन, जब हम गलत को गलत नहीं समझेंगे और हम उसको डिटाई से उसको कबूल भी कर लेंगे तो फिर इससे बच्चे क्या, हम ही तो हैं, मैं और आप ही तो हैं जो ये काम कर रहे हैं। और एक बात और भी तो है, गीबत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, टांग खींचते हैं और इस सब कुछ करने के बाद कहते हैं छोड़ो यार हमें क्या। दुरुस्त फरमाया सर, मैंने आपको कहा ना, बदलते हुए नॉर्म्स जो हम बना रहे हैं, इंसान बना रहा है। मैनिपुलेशन को आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी आप अंदाज़ा करें धोखाधड़ी को बिजनेस टैक्टिक्स कहते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सही चलना शुरू कर दे तो हम खुद ही कहना शुरू कर देते हैं ये क्या आगे बढ़ेगा, इसको तो दुनियादारी का पता ही नहीं है। भाई आप कहाँ सीधे काम पे लग गए, आपको जो है वो कहाँ मिलेगा। जब आपको मालूम है कि लाइन लग के मुझे नहीं मिलेगा तो मैं लाइन में क्यों लगूँ। बिल्कुल। जब मुझे मालूम है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं इंसाफ की पासदारी क्यों करूँगा। अब वो चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब का इस्तेहसाल करता है। हर कुर्सी पर बैठने वाला नीचे वाली कुर्सी का पर इस्तेहसाल करता है, चाहे वो आपका गेट कीपर या चौकीदार आपके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ, स्टूल पे बैठा हुआ बंदा हो, बिल्कुल वो भी ठीक है। नीचे वाले का इस्तेहसाल करेगा। इमरान साहब, एक बात और, अभी पहले आपने जिक्र किया एक सॉफ्टवेयर का कि हर शख्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं, जो बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम तो इतने स्मार्ट हैं कि हम उसे डिसीव करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को, कोताहियों को जस्टिफाई करते हैं, हम खुद को जस्टिफाई करते हैं और अपने ही दिल में करते हैं। यानी हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ज़मीर को जस्टिफाई कर रहे हैं और हम उससे बेसिकली ये बता रहे हैं कि नहीं, हम सही हैं, हम सही रास्ते पर हैं। और हमने अगर गलत कर दिया तो हम उसको भी अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अच्छा ये मैंने इसलिए किया था चूँकि ये हुआ था।
आपके 100% बात दुरुस्त है। यही तो वो नफ्स अम्मारा है ना, यही तो वो शैतान की आबियारी है, यही तो वो मेरी हिरस और हविस जो मुझे इंस्टेंट चाहिए। देखिए इंसान की जिबलत भी हैवान की तरह है, मुझे इंस्टेंट चाहिए, लेकिन इंसान के ऊपर कानून लागू होता है ना, हलाल और हराम का कानून लागू होता है, जायज़ और नाजायज़ का कानून लागू होता है, रिश्तों की हुर्मत जो है वो उसका जो है वो कायम होता है। लेकिन जब इंसान अपनी ये गलती करता है और ढिठाई से करता है, वही तो फ़िरौन, नमरूद, हामान, यही तो किरदार हैं जो हम हर वक्त बन जाते हैं। कानून हम हर वक्त बन जाते हैं। मेरा पैसा मेरी मर्ज़ी ना दूँ, ये कानून ही तो है। मैं अब जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ खुद कि मैं इस्तेसाल करूँगा, लेकिन उसके बाद एक वजीफ़ा पढ़ूंगा और मैं जन्नत में चला जाऊँगा। मुसलमान की तो ये खुशफहमी बाहर नहीं निकल रही कि वो दुनिया का हर बुरा काम करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की अलल ऐलान तौहीन करके भी वो जन्नत में जाएगा। वो उस खुशफहमी से बाहर नहीं निकल रहा। तो जब उसको ये पता है कि मेरा एहतिसाब होना ही नहीं है, दुनिया के अंदर वो एहतिसाब, कोई कानून हमारे माशरे के अंदर कानून है ही नहीं, घरों के अंदर हमारे कानून की पासदारी है नहीं, तो फिर वो एक इंसान अपनी शैतान ही की आबियारी करेगा ना, उसकी जस्टिफिकेशन ही निकालेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि यार मैं तो बच जाऊँगा, ये तो बिल्कुल सही है, हालात ही ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जब आपकी वैल्यूज़ इस तरह चेंज होनी शुरू हो जाएँ, इज्तिमाई तौर के ऊपर चेंज होनी शुरू हो जाए और वो एक्सेप्टेबल हो जाए, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, सूद लेना मेरे माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल हो चुका है ना। तो जब ये एक्सेप्टेबल हो गया है तो फिर मैं किस चीज़ से डरूंगा? अल्लाह और अल्लाह के आखिरत के दिन से डरो। अल्लाह से तो मैं डर नहीं रहा हूँ, दुनिया में भी, आखिरत में मुझे यकीन है कि मैं वैसे ही कुछ भी करके मैं तो जन्नत में जाऊँगा, हर हाल में बस मैं जन्नत में जाऊँगा। तो जब तक मुझे पता है कि मैं फ़ेल ही नहीं होऊंगा, सारी बात यह है कि वो उस बच्चे को चीटिंग से आप कैसे रोकेंगे जिसको ये गारंटी आपने दी हुई है कि तुम कुछ भी कर लो तुम फेल नहीं होगे, फिर वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? तो डॉक्टर साहब इसका आपकी नज़र में हल क्या है? आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए या खुद एहतसाबी वाहिद हल है या फिर कुछ और? देखिए खुद एहतसाबी शुरू कहाँ से होगी ना, खुद एहतसाबी तो वहाँ से शुरू होगी जब मेरे माहौल के अंदर जो भी मेरे आसपास है वो मुझे बताएंगे कि खुद एहतसाबी क्या होती है। और मुझे ये डर होना चाहिए, ये खौफ होना चाहिए कि जब मैं कोई चीज़ गलत करूँगा तो मुझे इसकी कंसिक्वेंसेस से फेस करनी पड़ेंगी। मैं जो कुछ गलत करूँगा इसका मुझे कुछ अंजाम जो है वो देखना पड़ेगा। जब मुझे ये अंजाम ही कोई नहीं दिखाएगा तो फिर मैं खुद एहतसाबी बैठ के भी क्यों करूँगा, जब मुझे कोई पकड़ ही नहीं रहा। अच्छा, जब बात है कि कोई बता नहीं रहा और कोई पकड़ नहीं रहा, तो मुझे बस एक ये बात समझा दें, अक्सर ये होता है कि कोई ज़्यादती कर रहा होता है और कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है, कोई अपने रवैयों से, अपनी बातों से, अपने एक्ट से किसी को इतनी तकलीफ़ दे रहा होता है कि शायद उसकी रातों की नींदें भी हराम हो जाती हैं। ये मुमकिन है कि जो शख्स तकलीफ़ दे रहा है और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है उस शख्स को, वो जानता ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है। जब बेहिस्सी इस लेवल के ऊपर बढ़ जाती है तो ऐसा ही होता है जैसे आप बता रहे हैं कि वो ग्रैंडियोसिटी, वो तकब्बुर, वो गुरूर, वो ताकत का नशा उसको बता ही नहीं रहा होता कि वो क्या कर रहा है। आप ऐसे मामले में क्या उसको वही शख्स बता सकता है जिसके साथ ज्यादती हो रही है, या वो इसी तरह से पिसता चला जाए और वो जो पिस रहा है वो क्या करे, ये भी ज़रा गाइड करें। अगर दीन बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि अगर मज़लूम जालिम के लिए अपनी हद्दुल इम्कान रोकने की कोशिश नहीं करता तो वो जालिमों में शुमार होता है। और हम भी अगर जुल्म देख रहे हैं और हम आवाज़ नहीं उठा रहे तो हम भी जालिमों में शुमार होंगे। अगर हम हक बात नहीं कर रहे, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, अगर हम ये बात नहीं कर रहे, हम हर वक्त के ऊपर, हर जगह पर, हर मौके पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास कोई एक शख्स दूसरे से ज्यादती कर रहा है तो मैं सिर्फ, वो कमज़ोर तरीन दर्जा तो ज़रूर है कि मैं दिल में उसे बुरा समझूं, लेकिन अगर मैं इस्तात रखता हूँ, मैं इतनी मैं हिम्मत कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए, ये शायद मेरी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ये करनी चाहिए। सर इसका जवाब देना होगा ना, आप उसी सफ़ में खड़े हैं। दीन कह रहा है जालिमों के का हाथ रोकने ना वाला, जालिम को ना समझाने वाला, जालिम को जुल्म देखते हुए खामोश रहने वाला जालिमों में शुमार होगा। आप उसी की लाइन में होंगे, मैं और आपकी हम उसी की लाइन में हैं। हम ये समझ रहे हैं मेरा थोड़ी है, जबकि वो कानून ये बता रहा है कि आप उसी में ही हैं। जो गवाही नहीं देता वो जुल्म करता है ना, और हम जब गवाही नहीं देते
गवाही क्या है? सही बात बोलना। जब हम गवाही नहीं देते तो हम जुल्म करते हैं, और जब हम जुल्म करते हैं उसका खमियाजा हम अगर हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, अज़ाब अज़ीम है। हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है और वो रोक नहीं रहा, वो बता नहीं रहा, वो कोशिश नहीं कर रहा, तो वो खुद उसी सफ में खड़ा है। वो जालिम में शमाल हो गया ना, वो जुल्म के फैलाने में शामिल हो गया। ठीक है, वो जबर के फैलाने के अंदर शामिल हो गया, क्योंकि वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश नहीं कर रहा उसकी आवाज़ उठाने के लिए या उसको रोकने के लिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इससे हम ये समझ सके आज कि कोशिश करनी है, ये रवैया नहीं होना चाहिए कि अच्छा कुछ जुल्म करते मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं मुकाबला करूँगा, मैं साबित करूँगा कि ऐसा जो है वो गलत है। बजाय इसके ये होना ही चाहिए कि उस शख्स को अकेले में समझाया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। हो सकता है उसका ज़मीर सो गया हो, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो भी कर सकता है, जो देख रहा है वो भी कर सकता है, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है ये कि अगले का हाथ रोका जाए। वक्त हो गया ख़त्म। इमरान यूसुफ साहब साथ मौजूद थे और इससे अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपसे मुलाकात हम करेंगे पीर को। सैटरडे एंड संडे कीप वॉचिंग नया दिन, यानी बेस्ट ऑफ नया दिन। बहुत सा ख्याल रखिए। वीकेंड पे जो मर्जी प्लान कीजिए, लेकिन उस प्लान का हिस्सा मास्क ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू जी, आपने शो देखा, फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।